से मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं बताया और मैं बताना भी नहीं चाहती। मेरा बहुत डार्क सा पास्ट है। रुचि दीदी के साथ व्लॉग्स क्यों नहीं बनाते यार, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। अब हर किसी की लाइफ बिल्कुल हमेशा हैप्पी नहीं होती। मेरी भी लाइफ में डिप्रेशन है, तो वो मैंने डेट लिखवाई जिस दिन हम मिले थे, और उसके बाद वो आज कहाँ है, मैं आज कहाँ हूँ, हम दोनों में से किसी को भी नहीं पता है। यू नेवर कन्फेस, बट साफ पता है दैट यू एंड आशु आर इन अ रिलेशनशिप। तो डर किस बात का, जस्ट कन्फेस यार। यू बोथ गो ऑन ट्रिप्स अलोन विदाउट एनी अदर म्यूचुअल फ्रेंड, एंड बस पता चल जाता है रिलेशनशिप वाले लोगों को देख के। हेलो गुडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, आई होप आप सभी प्यार से होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने घर में। आज मम्मी और मैं आए हैं सुबह सुबह नारियल पानी पीने। गुनगुन के स्कूल भी जाना था, उसकी फोटो देके आनी थी। इस चक्कर में बस समझ जाओ यार, मेरे को तो कभी मौका नहीं मिला ऐसे शबाशी वाली चीज़ों का, पर उसे थोड़ा बहुत मिल रहा है। इसीलिए मम्मी आजकल ये हो रही है। मेरी छोटी बेटी को देख, वो कितनी समझदार और अच्छी है। मम्मी मेरा नारियल पानी खत्म हो गया, इसकी मलाई तो निकलवा दो। मैं नहीं खा रही ये गिलगिली से होती है ऐसे वाली, मुझे उसको खाने में घिन आती है। पता नहीं, इतना अच्छा लग रहा है जब ना फीवर हो और दिख ना रहा हो तब बुरा लगता है, पर अब फीवर है, गला खराब है, जुकाम है, नजला है, तब अच्छा लग रहा है मेरे को। और अभी हम लोग दिव्या के घर पे जा रहे हैं क्योंकि हम उसके घर के पास ही थे। बहुत सारे कुरियर आए पड़े हैं वहाँ पे, कम से कम 10, तो वो सारे लेके आ रहे हैं। देन उसके बाद घर जाऊंगी, नहाऊंगी और फिर आप लोगों से मिलूंगी एंड फिर Q&A करेंगे, एक बड़ा स्पेशल सा मस्त सा। मैं घर आ चुकी हूँ और आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है भाई साहब। आज अब नहीं कर रही, अब कर रही है। यस, अभी मैं फटाफट से नहा के आती हूँ और उसके बाद हम करेंगे अपनी Q&A वीडियो। नहीं अब भगवान कसम, तो आप मुझसे किस कैसे कर सकती हो, दूर से वो गंद लड़की। ओके गुलीज, तो करते हैं अपना Q&A वीडियो स्टार्ट। आराम से अब बैठ के बातें करते हैं। बहुत सारी जितने भी आपके क्वेश्चन है मैं सारे ट्राई करूंगी अभी सबको आंसर करने का। और कुछ ऐसे भी थे कि एक ही चीज को लोगों ने बहुत सारा पूछा हुआ, तो मैंने उनका एक ही क्वेश्चन ले लिया जिससे थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया मिल जाए। हमें एक चीज और बोल दो, अगर मैं कुछ लोगों के क्वेश्चन के आंसर ना दे पाऊँ, मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत से मेरे लिए इतना बड़ा बड़ा टाइप करके लिखते हो, और मैंने कल ट्राई किया कि मैं जिन भी लोगों के क्वेश्चन पढ़ रही थी उन सबके एटलीस्ट मैं आंसर नहीं दे पा रही, तो मैं लाइक कर दूं। के नाम नहीं ले पाती तो सॉरी, बट मैं जल्दी लाइव आऊंगी और हम बहुत सारी बातें करेंगे। बट अभी जो क्वेश्चन है मैं वो सारे आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है संजीवनी पाठक का, व्हाट आर यू एमिंग अहेड इन योर लाइफ? यू वांट टू एस्टैब्लिश योर करियर एज अ यूट्यूबर और देयर इज समथिंग एल्स यू आर वर्किंग एट? लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच संजीवनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, तो आपने पूछा कि मैं यूट्यूबर ही रहना चाहती हूँ, कुछ और करना चाहती हूँ। सी, जब मैं अपनी 12th करके निकली थी, मैं बहुत मतलब कंफ्यूज रहती थी लाइफ में कि यार हर कोई कुछ ना कुछ करे, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की और ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जॉब भी की, और उसके बाद जॉब को बंद कर दिया क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। एंड मैं काम करती थी, मतलब उस टाइम पे तो सबकी जॉब चली गई थी, मम्मी के पास भी कुछ नहीं था, पापा के पास भी कुछ नहीं था। उस टाइम पे मैं जॉब करती थी, बट वो मैं इंटर्नशिप उससे पहले कर चुकी थी 1-1.5 साल, एंड उसके बाद मैं जॉब कर रही थी। बट स्टार्टिंग का जो मेरा ग्राफिक डिजाइनर का करियर था, मैंने वो बीच में ही पॉज कर लिया क्योंकि वो मेरे मम्मी वगैरह की वजह से किया था। जितना मैंने उस करियर में पैसा लगाया था, शुक्र है उससे ज्यादा ही मैंने कमा के संतुष्टि कर दी थी घर वालों को। ठीक है कि पैसे वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करे, पर अभी की अगर मैं बात करूं, कुछ टाइम पहले मैं, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को पता होगा, नेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, मुझे PhD करनी थी। बट मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी सुनी जिसको सुनने के बाद मैंने नेट भी छोड़ दिया। मेरी एक मैम थी जो PhD के फाइनल ईयर में थी, जब उनको वो डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करते हैं, तो जो उनके गुरु होते हैं, जो गाइड वगैरह होते हैं, तो उनकी मैम ने बोला मैं तुम्हारी PhD फाइल तभी करके दूंगी जब तुम मुझे गोल्ड के कड़े बनवा के दोगी। मतलब सबसे पहले आप नेट क्लियर करो, उसके बाद आप 5 साल PhD के लिए लगाओ, उसके बाद जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, फिर कहीं 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको प्रोफेसर की पोस्ट मिलती है जिसपे आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है। तो इतना लंबा तो 1 लाख तक पहुंचने के लिए इतना लंबा तो नहीं भागना था। फ्यूचर के गोल बताऊं तो यूट्यूब तो हमेशा कंटिन्यू रखना चाहूंगी। फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में मेरे 4-5 प्लान्स हैं बड़े बड़े जो मुझे करने हैं, बट अभी बता के कोई फायदा नहीं है। एक बारी वो हो जाए उसके बाद सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी, तो थोड़ा पैसा जोड़ लूं उनके लिए, फिर बताऊंगी कुछ अच्छा। बाद है क्वेश्चन निशिता साल्वे का। देखो अगर मैं गलत नाम बोल दूं तो प्लीज समझ जाना, तुम्हें पता है तुम्हारी गुल्ली की इंग्लिश थोड़ी भारी है। एंड द क्वेश्चन इज कि आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी को कैसे डील करते हो? निशिता, हर किसी की लाइफ बिल्कुल हमेशा हैप्पी नहीं होती। मेरी भी लाइफ में डिप्रेशन है, मेरी भी लाइफ में एंग्जाइटी होती है। इनफैक्ट
मैं कल रो रही थी बहुत बुरी तरह बाथरूम में घुस के। नहीं है कि कुछ भी दिखा रही होती हूँ कि यार मैं खुश हूँ, अगर मैं बहुत गुस्से में भी हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। जब मेरे साथ ऐसा होता है तो कई बार मैं वीडियोस नहीं डालती, और जिस दिन मैं वीडियोस नहीं डालती उस दिन समझ जाएगा मैं भी डिप्रेशन में चल रही हूँ। क्योंकि यार लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, कई बार तो आपको खुद के ऊपर डाउट होने लग जाता है कि आपको ये लगता है जो आप लाइफ में कर रहे हो वो ठीक है नहीं है। यूट्यूब की सिर्फ बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है आपकी लाइफ में, लोग आपको धोखा दे रहे होते हैं, आपको कि आपके सामने सिर्फ अच्छा दिखा रहे हैं, पीठ पीछे आपको बहुत बुरा बुरा बोल रहे हैं, तो इन सारी चीजों से भी बुरा लगता है। तो कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है हर किसी की लाइफ में, मेरी लाइफ में भी होता है। और आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है एंग्जाइटी हमारी एज के बच्चों को वो होती है, लोग बाग मेहनती बहुत है, सब मेहनत कर सकते हैं, आप भी मैं भी, हम लोग चाहेंगे कि हम 24 घंटे भी काम कर लेंगे, 12 घंटे की भी शिफ्ट कर लेंगे, बट हमें ये समझ नहीं आता ऐसा काम हम करें क्या जिससे हमें पैसे मिल पाए या फिर हमारे लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ पाए। हर इंसान किसी ना किसी चीज में अच्छा होता है, तो अपनी वो स्किल ढूंढो, चाहे वो यूट्यूब पे करना हो, गवर्नमेंट एग्जाम में करना हो, बाहर निकलना हो, आउट ऑफ इंडिया, कुछ भी करना हो, आप किसी ना किसी चीज में अच्छे होंगे, तो हर एक चीज को ट्राई करो। पूछा है शुभांगी त्रिपाठी ने, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर मैरिज एंड व्हाट विल बी योर प्रोफेशन इन फ्यूचर। प्रोफेशन तो यार जो मैंने बोला ना 4-5 चीजें मैंने सोची है, कुछ अच्छा करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है, वो प्रोफेशन तो तब बताएगा क्या होंगे क्या नहीं। एंड अबाउट मैरिज का मेरा प्लान कुछ ऐसा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात लड़की को शादी नहीं करनी चाहिए, पता नहीं क्यों मेरा ऐसा माइंडसेट है, क्योंकि यार मैंने अपने घरों में अपने आस पड़ोस में ऐसी चीजें देखी ना जिसको देखने के बाद मेरा तो बिल्कुल दिमाग बदल चुका है शादी को लेकर। मैं ये नहीं कहूंगी हर किसी की शादी वर्कआउट नहीं करती, बट मुझे ऐसा लगता है जितना प्यार की सबसे बड़ी डेफिनेशन है एक बच्चा और माँ के प्यार में, उसको ना कोई बीट कर सकता, ना कभी कोई कुछ कर सकता। तो जब मम्मी के पास आप रह के इतना प्यार पा सकते हो तो क्यों आपको किसी और के घर जाना है। और मान लिया ये सारी चीजें इतने पुराने टाइम तक चलती आ रही है कि शादी करना, लड़की को घर छोड़ के जाना, बट अभी ये देखो हम 2 बहनें हैं, अगर मैं और गुनगुन भी चले जाएंगे शादी करके तो मेरे मम्मी पापा को कौन ध्यान रखेगा। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन लोगों का ध्यान रखना, उनके पास रहना, क्योंकि कल को अगर मेरी शादी होती भी है तो मैं इतनी अवेलेबल नहीं रह पाऊंगी कि हाँ भाई एकदम मैं आ जाऊँ, हाँ मेरी मम्मी को जरूरत है मैं रोज आ जाऊँ या मुझे रोज बुला पाए, क्योंकि इंडियन कल्चर में शादी का मतलब यही है। बट शादी मैं एक ही शर्त पे करूंगी आगे चल के भी, अगर मुझे कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिलता है जो चकर पकड़ ना करे सिर्फ एक ही चीज के लिए कि मम्मी को ऐसा क्यों रख रही है, पापा को ऐसा क्यों रख रही है। और मैं ये चाहूंगी कि कल को मेरी मम्मी पापा मेरे साथ ही रहे, मेरे पास ही रहे, साथ नॉट कि हम सभी घर में रहें, बट एटलीस्ट मैं इतना कर पाऊँ कि जिससे भी मैं शादी करूँ उसके ऊपर वाले फ्लोर पे मैं अपने मम्मी पापा को घर दे पाऊँ, ताकि हम एक ही फ्लोर पे रह पाए। यार मुझे सच्ची अभी नहीं पता कि प्यार क्या होता है या कैसे होता है या क्यों होना चाहिए, मैं इस चीज़ में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। सिर्फ मुझे प्यार मेरी फैमिली से है और इन्हीं से रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। यार देखो मेरा ना गला बहुत खराब है, तुम्हें आज ऐसा लग रहा होगा मैं मर्दों वाली आवाज में बात करी, बट प्लीज मैनेज कर लो, थोड़ा बहुत तो चलता है। अबाउट योर यूट्यूब जर्नी, दैट हाउ डिड यू जस्ट इग्नोर ऑल द नेगेटिव थॉट्स ऑफ योर रिलेटिव्स। तुम यार मेरे रिलेटिव के पीछे मत पड़ो, मैं ही कम हूँ क्या जो पढ़ती हूँ, तो ना मुझे बिल्कुल पिटवाओगे। मेरी मम्मी ना आँख दिखाती रहती है मत बोला कर, और तुम मुझे ना चुल करते हो दीदी और बताओ और बताओ। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली भाई कोई भी सपोर्ट नहीं करता, मेरा भी स्टार्टिंग में होता था। यूट्यूब वीडियो बनाई, सारे फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग हैं रिश्तेदार सबको, जो भी दोस्त वगैरह सब है सबको भेजी वीडियो, बट एक सिंगल लाइक भी नहीं आता था। समझ आई, कोई आपको सपोर्ट करेगा ही नहीं। सब बोले कि हाँ हाँ सब्सक्राइब कर दिया, हाँ हाँ लाइक कर दिया। एंड मैंने जब मेरा सबसे पहला चैनल बना था मैंने तभी ये गलती की थी कि लोगों को बोलती थी लाइक शेयर कर दो। इस वाले चैनल के लिए मैंने ये सोचा था चलेगा, अपने आप चलेगा, एक बंदे को भी नहीं बताना। इनफैक्ट मैंने कहीं पे भी नहीं लगाया था, ये अपने आप ही ग्रो किया था। इनफैक्ट मेरी मम्मी पापा को भी अब बोलता है आप तो फेमस हो गए, तो यार अच्छा लगता है देखे, मतलब इतने भी फेमस नहीं है पर हाँ थोड़े बहुत लोग तो जानने लग गए हैं। मतलब इस वाली लाइन में आना मेरा इतना मुश्किल था, ये समझ लो इक्वल टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि मुझे बचपन से हमेशा ऐसे ट्रीट किया जाता था, ये बहुत ज्यादा फैशन करती है, ये बहुत ज्यादा फैशनेबल लड़की है, इसे ना समझा के रखा कर, ये ऐसा कर लेगी आगे चल के वैसा कर लेगी। जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब बच्चों का क्या मन करता है हल्की सी फ्लिक्स निकाल ली बचपन में। अब लोगों को जैसे पता चल रहा है कि हाँ अच्छा पैसा भी है इस लाइन में, और छोटी होने के बाद भी हमसे अच्छा कर रही है, तो उन लोगों को लगता नहीं अच्छा है, तो अपने बच्चों को भी डाल रहे इस चीज में। ओके, उसके बाद भावना ने पूछा है योर मॉम एंड डैड लव स्टोरी। यार लव स्टोरी कोई नहीं थी, सच्ची बताऊं
चलो बताती हूँ। मेरी मम्मी पापा नहीं थे कभी भी, तो चाची वगैरह उन सब ने उनको पाला है और पाल पोस के बड़ा किया है। उनकी जो शादी हुई वो अरेंज मैरिज थी। मेरे पापा और मेरी मम्मी के जो एज गैप है वो 10 साल का एज गैप है। उनको शायद दिखाया भी नहीं गया था कि किससे उनकी शादी हो रही है, नहीं दिखाया था बट उनकी मर्जी नहीं थी। उनको मतलब पापा पसंद नहीं थे कि पापा से शादी नहीं करनी थी उनको, बट ठीक है उन्होंने करी, क्योंकि यार उस टाइम पे कहाँ किसकी चलती थी। कई लोगों का तो मैंने ऐसा सीन देखा जिनकी शादी वाले दिन ऐसे वो घूंघट में से देख रहे होते हैं, अच्छा ये मेरा पति है, चलो ठीक है। हाँ, शादी के बाद थोड़ा प्यार व्यार इसीलिए हुआ क्योंकि पापा ने मम्मी को पढ़ाया लिखाया। शादी के बाद ही अपनी 12th की, और 12th करना उस टाइम पे शादी के बाद बहुत बड़ी चीज होती थी, वो भी गांव में, यूपी जैसे गांव में। मैंने अपनी पूरी लाइफ में अगर मैं किसी को अपना मोटिवेशन मानती हूँ, मेरे लिए सिर्फ मम्मी है। मैंने उनसे ज्यादा हार्ड वर्किंग लेडी अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। एंड मैं उनका 10% भी बन जाऊँ, वो मुझे बोलती है तू बहुत हार्ड वर्किंग है, बट मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। उनको ये बात नहीं समझ आती, हम उनके सामने बिल्कुल चींटी के समान है। यही लव स्टोरी थी यार मेरी मम्मी और पापा की, कोई ऐसी लव स्टोरी नहीं थी। बाद में इनका लव लपाटा हो गया होगा। हीरा के साथ वाले डायलॉग क्यों बोल रही हूँ मैं, वो भी बेशर्त अपनी मम्मी और पापा के लिए। ये व्लॉग्स देख के बहुत पॉजिटिविटी आती है। लव यू क्वेश्चन है, आपने टैटू के बारे में कभी नहीं बताया, लॉट्स ऑफ लव। मतलब ये मेरे टैटू के बारे में पूछ रहे हैं बेसिकली। जैसे मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं बताया और मैं बताना भी नहीं चाहती। मेरा बहुत डार्क सा पास्ट है, मतलब कोई बॉयफ्रेंड से रिलेटेड पास्ट नहीं है। मैं बताती हूँ क्या गलती है, इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग कभी गलती ना करो। अगर भावना में बह के आप ऐसी गलतियां कर लेते हो तो भैया मत करना, कोई भी आपके साथ नहीं टिकता पूरी जिंदगी था। 12th करने के बाद मुझे बहुत जोश चढ़ा। मेरी एक फ्रेंड थी, नाम नहीं लूंगी, नाम नहीं लेना चाहूंगी, फ्रेंड थी, ठीक है, क्लियर करियो, यहाँ पे फ्रेंड थी। तो वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए 1-1.5-2 साल के लिए। और मुझे ऐसा उस टाइम पे ना बड़ा फ्रेंड्स इतने अच्छे लगते हैं, आपको अपने माँ बाप दुश्मन लगने लग जाते। तो हम दोनों की दोस्ती इतनी ज्यादा अच्छी हो गई थी जिसके चक्कर में हम दोनों ने वो बेस्ट फ्रेंड वाले जो लड़कियां नहीं करती थी, अपनी डेट लिखवाती थी जिस दिन मिलती है, तो वो मैंने डेट लिखवाई जिस दिन हम मिले थे। और उसके बाद वो आज कहाँ है, मैं आज कहाँ हूँ, हम दोनों में से किसी को भी नहीं पता। क्योंकि यार अगर कोई आपका सच में फ्रेंड है ना, आपको उस चीज की जरूरत नहीं है कि उसको प्रूव करने के लिए आप कोई चीज रखो कि मैं ये देख मैंने अपना हाथ पे नाम लिखवा लिया तेरा, तो तू मेरी फ्रेंड है। यार नहीं होता ये। अगर आपकी वो दोस्त है अच्छी तो आपके साथ लाइफ टाइम रुकेगी, अगर नहीं है तो आप कितना कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने जो गलती की है लाइफ में, ये सोच के दोस्तों से ऊपर कुछ नहीं होता, तो ऐसा कभी भी मत करना। यार मेरी सारी रियलिटी जान लो। रुचि दीदी के साथ व्लॉग्स क्यों नहीं बनाते यार, वो मुझे अच्छी नहीं लगती अब। पूरा मुझे जान से मार देगी, पता है, मुझे इतने कॉल करती है, मैं भी करती हूँ यार, मेरी इतनी प्यारी सी दोस्त है। बट उसके साथ व्लॉग्स इसलिए नहीं बना पाती, उसकी अभी जॉब लगी है नई नई ताजी ताजी। मैं ये चाहती हूँ कि बेशक वो या मेरे कोई भी दोस्त मुझसे ना मिले, बट अपने करियर पे फोकस करे और अभी अपने गोल्डन पीरियड को इस्तेमाल करे अच्छे से। मुझे वो वाले दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिनको हर तीसरे दिन में मिल रहा है, हर दूसरे दिन में मिल रहा है, नाइट आउट कर रहा है, घूमना है फिरना है। मुझे ऐसे दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं है अपनी लाइफ में। मुझे ऐसे दोस्त पसंद है जो महीने में एक बार मिले, और मिले उसके बाद भी ऐसा लगे वाओ यार कितना मजा आया पूरी रात बात करके। तो एक रात वो होनी चाहिए सिर्फ मजे वाली, ऊनो खेलने वाली, पत्ते खेलने वाली। तो उसका मेरा ऐसे ही वाला बॉन्ड है। हम कभी कभार मिलते हैं, बट जब मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं, मजे करते हैं, ट्रिप बनाते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। अमृत भुल्लर ने लिखा है यू नेवर कन्फेस बट साफ पता चलता है दैट यू एंड आशु आर इन अ रिलेशनशिप। तो डर किस बात का, जस्ट कन्फेस यार। यू बोथ गो ऑन ट्रिप्स अलोन विदाउट एनी अदर म्यूचुअल फ्रेंड एंड बस पता चल जाता है रिलेशनशिप वाले लोगों को देख के। नो वन कैन हाइड, शक्ल पे ही दिख जाता है। बाय द वे लव योर व्लॉग्स, थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग्स को प्यार करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। मतलब यार अब मैं क्या इस चीज का आंसर दूं। मतलब पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता क्यों एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। मैं करने को ये भी कर सकती हूँ कि साथ में किसी और को ले जाऊँ, ये दिखाने के लिए कि हम लोगों रिलेशनशिप में नहीं है। हमारे साथ रुचि जाती थी, अगर वो बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है, तो हम क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट रह के कि हाँ रुचि जब जाएगी ताकि किसी को शक ना हो पाए हमारे ऊपर, तो ही हम दोनों जाएंगे, वरना हम दोनों नहीं जाएंगे। मेरे पेरेंट्स को पता है, सबको पता है, और मैं इतनी मैच्योर हूँ, और आई गेस मेरी वो एज भी अगर मैं एक्सेप्ट कर भी लेती हूँ तो आई डोंट थिंक सो मेरे मम्मी पापा गुस्सा करेंगे या कुछ ऐसी चीज। बट ऐसी अगर चीज होगी तो मैं एक्सेप्ट करूंगी, और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है अगर मेरे को किसी से ऐसा वाला फीलिंग आएगी एक्सेप्ट करने में। बट वो चीज आनी चाहिए पहले।
और यार मैं सारी चीज अपनी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखती हूँ कि अगर हम ट्रिप्स पे जा भी रहे हैं तो हम बड़ा एक ही रूम में ऐसे रुक रहे हैं। मैं हॉस्टल लेती हूँ पूरा, जिसमें इतने सारे लोग होते हैं। हम आशु और मैं बिल्कुल ऐसे है कि हम लोगों को ये सारी चीजें पसंद नहीं आती यार, अकेले बैठ के बात करते हैं ना, ये करते हैं। हम लोगों को इतना पसंद है कि अलग अलग तरह के लोगों से मिले, वहां पे देखे किस तरह के लोग हैं, उन लोगों के साथ गेम खेले, वो ऊज बॉल वगैरह क्या क्या होता है, तो हम उन मजों के लिए जाते हैं। एंड रही बात आशु और मेरे ट्रिप पे अकेले जाने की, मेरी जैसी मेंटालिटी ना बिल्कुल एग्जैक्ट आशु की है, जितनी मेरी रुचि के साथ भी मैच नहीं होती। मैं ये नहीं कहूंगी रुचि गलत है, बट एकदम एग्जैक्ट मेंटालिटी मैच नहीं होती है। और एक चीज है, अगर रुचि के साथ उसका कोई फ्रेंड जाए तभी भी तुम लोग बोल सकते हो गए तो कपल। तो यार कुछ भी कर लो, किसी ना किसी को कुछ तो बोलना है। तो मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, सही कर रही हूँ नहीं कर रही। ट्रिप किसी के रिलेशनशिप को जज नहीं कर सकती यार। ट्रिप पे अगर मैं अकेले निकल जाऊं और वहां मुझे 10 लड़के मिल जाए जिनके साथ मुझे रहना पड़े हॉस्टल में, एक ही रूम के अंदर, उन 10 के साथ रिलेशनशिप में हूँ, क्या ट्रिप से क्या कैसे पता चलता है रिलेशनशिप का। जैसे पापा ने सबसे पहले जब मैं ट्रिप पे गई थी, पापा ने यही बोला था, तू जा, मैं देख लूंगा किसको अच्छा लगेगा किसको नहीं। क्योंकि यार, और पता है पेरेंट्स भी इतने कॉन्फिडेंस से तभी बोल पाते हैं जब उन्हें पता चलता है उनका बच्चा अच्छा है या उनका बच्चा ठीक है। ओके गुलीज, तो एक बड़ा क्वेश्चन ये मतलब हर किसी ने पूछा था गुनगुन के लिए, और उन सबको जानना था कि गुनगुन कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे आई। मतलब हम में से तो कोई भी नहीं था, तो इतनी छोटी होकर उसने ये सारी चीजें कैसे की। और यहाँ पे किसी अनन्या शर्मा ने पूछा है, गुनगुन लव फॉर कृष्णा इंस्पायर्ड me a lot. After seeing Gungun love for Krishna forced me to love Krishna with the same intensity. Please share all the story how Gungun came into Krishna consciousness. Please, it's my humble request because it inspired a lot of people like me. Please. तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसको, मुझे तो इतना ज्ञान है नहीं, मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत करूँ, बट मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो इसका आंसर गुनगुन ही अगर दे अच्छे से आप लोगों को कि वो कैसे इस चीज़ में आई और उसने कैसे ये चीज़ें सीखी या की, और अगर आप लोगों को भी ये करना है तो बुलाती हूँ, वो आंसर देगी इस चीज़ का पूरा अच्छे से, और वो आपको पूरा डिटेल में बताएगी कि वो कैसे आई कैसे नहीं आई। गुनगुन इधर आओ जल्दी, इधर आओ। कृष्णा कॉन्शियस रात को बात बताई थी इसका। ओके आई, ये तो एक्साइटमेंट में है पहले ही कहीं। ओके मैं पानी पी के आती हूँ क्योंकि तब से मैं बोल रही हूँ मेरा गला भी खराब। मेरे लिए भी ले आओ, बस थोड़ा मन की प्यास शुरू करूँगी। मन की प्यासी। हरे कृष्णा एवरीवन। मैंने आप सबके कमेंट्स रीड किए और उसमें मैंने देखा कि आप लोगों ने जनरली एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गुनगुन ने कैसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की और कैसे वो भक्ति कर रही है, कि स्पिरिचुअल जर्नी इतनी लंबी है और इतनी कठिन है कि उसमें स्टार्ट किया मैं तो भी, मतलब ऐसा होता है ना कि उसके बारे में अभी सोचा भी नहीं है मैंने, ऐसा है। मतलब मैं अभी धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे चीज़ें प्रैक्टिस करने की, बट ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। भी सुनती रहूँगी, मुझे भी थोड़ा ज्ञान। अभी तो भक्ति में आने में बहुत समय है, बहुत कुछ चीज़ें फॉलो करनी है और बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ जानना बाकी है अपने बारे में, भगवान के बारे में, भगवान और अपने रिलेशन के बारे में। अभी तो कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है कि हाँ ये माला करनी है, ये रोज रोज ये करना है। आपको ये बताती हूँ कि ये जो मैं छोटा छोटा जो भी आजकल फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। तो मुझे इतना मंदिर वगैरह में मतलब मुझे इतना पता नहीं था कि मंदिर ऐसा भी होता है जहाँ पे, मतलब इस्कॉन एक इस तरह की संस्था है जहाँ पे प्रीच किया जाता है, आपको माला करना सिखाया जाता है, ये सब मुझे जेन्युइनली नहीं पता था। धीरे धीरे हमारा कनेक्शन बना मासी से। कब इट वाज, मेरे को डेट भी याद है, एक सेकंड, 6 फरवरी 2021 मासी से बात हुई थी पहली बार, मम्मी मासी से तभी फोन पे मिली थी, ठीक है। और उसके पीछे भी बहुत लंबी स्टोरी है। उसके पीछे भी बहुत लंबी स्टोरी है, मतलब ये होना ही था, इट वॉज मेंट टू बी। हल्का सा हिंट दूंगी कि मासी और मम्मी बचपन की दोस्त थी, बट उसके बाद मासी बिछड़ गई क्योंकि मासी कांटेक्ट नहीं कर पाई मम्मा से क्योंकि उनकी आंखें चली गई थी। ऐसे कैसे करके मम्मी ने ही थोड़ा ट्राई किया, मासी ने भी वहां से बहुत ट्राई किया, और मम्मी ने नंबर निकाला और मासी से बात की, और जब बात की तब मम्मी को पता चला कि मासी की आईज भी नहीं है और ऐसी ऐसी चीजें हैं। बट उसके बाद हमें पता चला कि मासी कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। तो मासी से हम फोन पे बात करते थे, मासी ने धीरे धीरे मुझे सिखाया कि ऐसे माला करी जाती है और ऐसे माला होती है बताई। और मुझे सबसे पहली बुक मासी ने ही दी थी, हरिनाम जप की महिमा। फिर मैंने माला धीरे धीरे करना स्टार्ट किया, बट मैं कंटिन्यूटी में नहीं करती थी। मैंने एक माला की पहले दिन, मुझे बहुत अच्छा लगा करके, बट मेरे को इतना इंपॉर्टेंस नहीं पता था। फिर धीरे धीरे पढ़ा हरिनाम जप की महिमा क्या होती है क्या होती है, धीरे धीरे समझ में आया। मैंने पहली बार 6 माला की थी जिंदगी में, पहली बार। मुझे ये भी याद है कि मैंने कौन सी डेट को पहली बार 6 माला की थी। वृंदावन से आने के बाद मेरी माला रेगुलर बेसिस पे होने लग गई। कुछ राउंड्स जो मैंने फिक्स कर रखे थे वो तो मैं रोज ही करती थी, ये भी करती थी 2 हफ्तों तक। पर फिर उसके अब नहीं करती मैंने थप्पड़ मार दूंगी।
मेरी कसम उसके खा बाद जा। आपने छोड़ा नहीं? बीच में छोड़ा था यार, क्योंकि यार एक बात बताओ, मैं इरेगुलर थी क्योंकि मुझे इतनी क्यों? आप importance नहीं अमीबा हो? पता थी। नहीं मुझे रेगुलर इसलिए थी क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, पर मैं अब रेगुलर हूँ। और मैं ये भी बताऊंगी, मैं कोई बहुत माला नहीं करती, मैं बस 2 करती हूँ, मैंने बता दिया। ये नहीं बताएगी लड्डू गोपाल कौन लाया था। दोज ऑफ यू हु डोंट नो, मेरे शिक्षा गुरु को जो अभी तो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो अपने लेक्चर्स के थ्रू आज भी हम लोगों के साथ प्रेजेंट है। ये है भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। उनके लेक्चर्स आपको गौड़िया रसामृत चैनल पे मिल जाएंगे। एक बच्चा जब 5 साल की उम्र का हो जाता है तभी से उसको भक्ति का ज्ञान देना शुरू कर देना चाहिए। तो ये देखो, मुझे इतना गिल्ट होता है कि मैंने अपनी लाइफ की इतने साल वेस्ट कर दिए। 13 साल की थी जब मैंने भक्ति शुरू की, मतलब कोशिश करना शुरू किया उसका, बट कितने साल मैंने अपनी लाइफ के वेस्ट किए हैं। 5 साल की उम्र से शुरू कर देना चाहिए, और मैंने कब जाके शुरू किया है। दीदी आपने बोला ना एक बात कि आप रिग्रेट में हो कि आपने 5 साल से क्यों नहीं किया, मैं तो 22 की हो रही हूँ, इसलिए मैं हंस रही थी। 10 मिनट एटलीस्ट आप निकाल सकते हैं। एक माला करने में 10 मिनट लगता है कि आप मंत्रोच्चारण अच्छे से कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामी नित्य नामनी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचानने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारणे। तो धीरे धीरे बढ़ाएं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। सिर्फ मुझे इतना ही बोलना है। गुलीज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और मुझे इतना प्यार। कृष्णा फाइनल वाला तेरे को मतलब अभी दोबारा छीन के बाथरूम में ले जाके बोलेगी फिर। ऐसा नहीं करूंगी। बोलो हरे कृष्णा फाइनल वाला, कृष्णा फाइनल वाला, हरे कृष्णा फाइनल वाला। थे उन